एंड वेलकम गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। तो गाइस, अभी तक हमने यहां पे हिंदी वर्णमाला के 2 पार्ट आपको दे चुके हैं और आज हमारा तीसरा पार्ट यहां पे होगा, जो कि होगा व्यंजनों का वर्गीकरण। तो गाइस, ज़्यादा समय न लेते हुए और आज का अपना ये पार्ट शुरू करते हैं, चैप्टर 1 पार्ट 3। सो फ्रेंड, व्यंजनों का वर्गीकरण शुरू करने से पहले आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से व्यंजनों का दे देता हूँ। व्यंजन हम किसे कहते हैं, अगर जो आपको ये पूछा जाए तो आप इसका सीधा सा आंसर ये कर सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो गाइज़, ये तो आपका व्यंजन का इंट्रोडक्शन हो गया। साथ ही मैंने आपको पहली वीडियो में भी एक प्रोवाइड किया था चार्ट, जिसमें मैंने आपको सभी व्यंजन दिए थे और व्यंजनों का वर्गीकरण उनके क्रम अनुसार तथा उनके वर्ग के अनुसार आपको बताया था। तो आज इसी बात को थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैं फिर से एक डायग्राम दे रहा हूँ। ये डायग्राम मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को ईजी पड़े समझने में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो प्रकार लिखे हैं व्यंजनों के प्रकार, उसमें जो पहला प्रकार है व्यंजन का वो होता है स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं इन्हें। तो इसमें जो आपके आते हैं का से पा वर्ग तक के सभी जितने भी व्यंजन होते हैं वो सभी आपके स्पर्शी व्यंजन में होते हैं। क से प वर्ग तक के वर्ग मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। वीडियो के एंड तक में आपको फिर से एक बार इसकी जानकारी मिल जाएगी। और इसमें आपके ड और अड़ो ये दोनों भी आपके इसमें मेंशन होते हैं। तो टोटल ये आपके स्पर्शी व्यंजन हो गए 27। ये दोनों आपके उत्क्षिप्त व्यंजनों के तहत आते हैं। आगे आपको दिख रहा है सेकंड नंबर पे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके अर्धस्वर भी होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में स्वरों से ज़्यादा समय और व्यंजनों से कम समय बोलने में लगता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर में आपको यहाँ पे बताते हैं य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 होती है। आगे आपको दिखेगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं, श, श, सा, हा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। साथ ही हमारे पास एक और कैटेगरी व्यंजन क्या आती है, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में आ रहे हैं अक्ष, तर, झ और श्र। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हम जब बचपन में अपना वर्णमाला पढ़ते थे तो वर्णमाला के तहत हम ग्यों कहते थे और अभी भी हम हर जगह में ग्यों का ही इस्तेमाल करते हैं, पर ये होता है ग्यों नहीं, ये झों होता है। ये झों क्यों होता है इसका भी मैं आगे आपको बताऊँगा कि ये झों क्यों होता है। तो गाइस, आगे आप अभी आपको अर्धस्वर बताया था मैंने, तो अर्धस्वर देख लेते हैं। तो अर्धस्वर में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा य और वो, 2 ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। ये दोनों को बोलने में आपको स्वरों से अधिक समय लेकिन व्यंजनों से कम समय आपको बोलने में लगेगा। आगे आप देख रहे हैं र। र हमारा लुंठित होता है। लुंठित का मतलब जब आप र को बोलते हैं तो आप देखते हैं जीभ हमारी जो होती है वो ऊपर टच करती है और हमारे मुंह के ऊपरी भाग पर टच करती है, तो वहाँ से लुढ़कती हुई आप नीचे रखते हैं, तो आपको इस वजह से हम रा को लुंठित कहते हैं। रा के यहाँ पे आपको साथ ही एक प्रकार भी क्लियर कर देना चाहूँगा। ये आप इसको रा की मात्रा नहीं कहेंगे। आपको दिख रहा होगा पहला जो मैंने एक यहाँ पे आपको नोटिफाइड भी कर देता हूँ फिंगर से, ये वाला, ये जो एक लाइन मारी है स्लैश सा आपको दिख रहा होगा, तो जो ये स्लैश है ये रॉ है। ये रॉ हमारा खड़ी पाई वाले जितने भी व्यंजन होते हैं उन सभी पे रॉ लगता है नीचे की साइड से, जिससे आपने प्रकाश देखा होगा, प्रकाश में लिखने में आता है, इसी प्रकार प्रकार लिखने में आता है। तो ये हमारा रॉ होता है। दूसरा आप एक और रॉ देख रहे होंगे, ये रॉ, तो ये भी हमारा रॉ है। ये रॉ की मात्राएं नहीं होती, ये रॉ है। तो रॉ में आप देखेंगे ये रॉ आपका हर्ष हो गया। जब आप हर्ष लिखते हैं तो वहाँ पे इस रॉ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से वर्धमान लिखेंगे तो वर्धमान में भी इसका इस्तेमाल होगा। आगे है रॉ। हंस पद भी कहा जाता है, ये एक चिन्ह भी होता है हंस पद। जब ये खाली आपको सिंगल चिन्ह दिखेगा तो ये हंस पद होगा, लेकिन जब आपको ये आपने देखा होगा कि टॉ के नीचे, ठॉ के नीचे ट्रक, आपने देखा ट्रक, ड्रम, इन सब पे
हम हंस पद वाले रॉ का इस्तेमाल करते हैं। यह हंस पद चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसे रॉ का प्रकार मानेंगे और इसी का इस्तेमाल हम ट्रक, ड्रम आदि चीज़ों में करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे आपके पास है लॉ। लॉ पार्श्विक स्वर होता है। जब आप लॉ बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो जीभ है ये मुंह के ऊपरी वाले भागों पे लगेगी और दोनों जीभ के बीच में दोनों साइड से वहाँ पे आपको कुछ जगह खाली दिखेगी जहाँ से हवा बाहर निकलती है। तो हवा हमारे ऊपर जीभ के साथ मुंह के ऊपर वाले भाग को टच करती है और हवा साइड से निकलती है। तो ये पार्श्विक ध्वनि हो गई। आगे आपको एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा इसे, ये आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा और अधिकतर जितने भी वीडियोस यूट्यूब में होती हैं वहाँ पे भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। संघर्ष ऊष्मीय व्यंजन, ये एक प्रकार होता है संघर्ष ऊष्मीय व्यंजन। ये जो चौ वर्ग होता है, चौ, छ, जौ, झौ, चौ, छ, जौ, झौ, झ, तो आपको जो ये आपको दिखता है चौ वर्ग, तो चौ वर्ग के पहले 4 वर्ण ये संघर्ष ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। इन्हें स्पर्शी भी होते हैं, ये स्पर्शी के अंदर भी आते हैं, लेकिन इनकी एक थोड़ा सा इसमें संघर्ष ऊष्मीय कैटेगरी भी इनको दी गई है। ये इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप चौ, छ, जौ, झ बस वर्ण बोलते हैं तो देखेंगे कि थोड़ा जो हमारी प्राण वायु है वो घर्षण के साथ हमारे मुंह से बाहर निकलती है, तो इसीलिए इन्हें हम संघर्ष ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में मैंने आपको बताया था अक्ष, तर, श्र, अक्ष, तर, झ और श्र। तो जो ये संयुक्त व्यंजन हम इन्हें क्यों कहते हैं पहले ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। संयुक्त व्यंजन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो व्यंजन होते हैं ये 2 व्यंजनों का मेल होता है। 2 व्यंजनों का क्षमा चाहूँगा, डेढ़ व्यंजन का मेल होता है। डेढ़ व्यंजन का मेल होने का अर्थ आप यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने अक्षर लिखा है, अक्षर के आगे डैश किया है, क के नीचे हलंत। हलंत होने का मतलब होता है कि ये शब्द ये वर्ण यहाँ पे आधा है और आगे उसके आगे हम श के साथ जोड़ेंगे तो अक्षर बनता है। ऐसे तरह तो पे हलंत है और इसमें र को जोड़ेंगे तो ये तरह बनता है। ऐसे झौ, अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा हम इसे झौ क्यों बोलते हैं। जौ और आधा जौ और उसमें झौ, तो इसको झौ बोलते हैं। ऐसे श्रौ में भी हम श और र जोड़ते हैं तो इसे हम श्रौ बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में ही एक आपने श्रौ आपको मैंने बताया था, जो हमारे श और र को मिलके बनाया गया वर्ण है, इसी को हम मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। तो मिश्रित व्यंजन ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा कि क्वेश्चन आएगा आपके पास, इन संयुक्त व्यंजन दिए होंगे, इन व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन या इन वर्णों में से कौन सा वर्ण हमारा मिश्रित वर्ण है या मिश्रित व्यंजन है। तो आपके पास ऑप्शन होगा अक्ष, तर, ज्ञ और श्रौ। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो श्रौ होता है ये मिश्रित व्यंजन होता है और आजकल जो एग्ज़ाम देखेंगे आप वो इसी तरीके से बिल्कुल इतने डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप मतलब आपको एकदम डीप से पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण और उनके प्रकार, लेकिन इसी में आगे आपको एक जानकारी और ऐड करके बताता हूँ कि इनका विभाजन जो होता है, इनका जो मुख से निकलने, जिस तरीके से मुख से प्राणवायु रिलीज होती है तो उस प्राणवायु के हिसाब से भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो उसमें हमारे पास 4 कैटेगरी होती है। एक होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष या फिर घोष। सघोष को हम घोष भी कहते हैं, कहीं जगह पे आपको घोष भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो आइए जान लेते हैं अघोष ध्वनि क्या होती है। अघोष ध्वनि क्या होती है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने में प्राणवायु में घर्षण कम हो या ना हो, इन्हें हम अघोष कहेंगे। ऐसे ही हमारे पास सघोष हैं।
ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में प्राणवायु में घर्षण अधिक हो, इन्हें हम सघोष कहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अघोष का बिल्कुल अपोजिट होगा सघोष। तो सघोष में आपकी क्या हुई, प्राणवायु कम इस्तेमाल हुई, प्राणवायु में घर्षण कम हुआ। वहीं आप देखेंगे सघोष में प्राणवायु में घर्षण बढ़ जाता है। ऐसे अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण वे वर्ण जिन्हें बोलने में प्राणवायु का प्रयोग कम होता है। इसका जिसमें जिन शब्दों को बोलने में मुंह से हवा कम निकलती है, वायु मुंह से कम निकलती है, तो उन्हें हम अल्प प्राण कहेंगे। आइए महाप्राण भी देख लेते हैं। महाप्राण वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने में प्राणवायु का प्रयोग अधिक होता है। महाप्राण आपको देखने में, इसे बोलने में ही पता लग रहा होगा। महाप्राण जहाँ पे वायु अधिक निकल रही है उसे हम महाप्राण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे आपको एक और डायग्राम बताता हूँ और इसी डायग्राम के साथ आपका फिर ये चैप्टर भी आज ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे ये चार्ट है, आपको मैंने जो चार्ट बनाया आपके लिए, ये है व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने वर्ग का नाम लिखा है, दूसरा उच्चारण स्थान लिखा है, और तीसरा ये जो हमारे वर्ण हैं इनको हम कैसे बोलते हैं और ये किस कैटेगरी में आते हैं। अघोष, अल्पप्राण पहले देखेंगे आप। सबसे पहले अघोष अल्पप्राण, दूसरा अघोष महाप्राण, तीसरा सघोष अल्पप्राण, चौथा है आपका सघोष महाप्राण और पांचवा है आपका सघोष अल्पप्राण नासिकीय। तो इसी में आते हैं क वर्ग पे सबसे पहले आते हैं। ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं, आपको मैंने इससे पहले बता दिया है। क से प वर्ग तक के सभी स्पर्शी व्यंजन होते हैं और स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या जो मैंने आपको बताई थी 27। इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढ, ये दोनों भी आपके यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन के तहत ही आते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है ये कंठ होता है। संस्कृत में हम इसे कंठ कहते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इसको पढ़ेंगे कैसे ये आपको बता देता हूँ। क, ख, ग, घ, ढ। इसे अभी हम ढ बोलते हैं, बट पहले जो आप देखते होंगे इसे अंगा, क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा वैसे हमारी शुद्ध हिंदी में अंगा ही कहा जाता है। अभी आप देखेंगे भाषा में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो इनके उच्चारण में भी अभी हमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगला है हमारा चौवर्ग। चौवर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, संस्कृत में से तालव्य कहते हैं। तो चौवर्ग में सबसे पहले चौ, छ, ज, झ, झ। ऐसे आपका होता है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग दंत्य। इसमें आप दंत्य से क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो होती है ये हमारे दांत को स्पर्श करती है, तो इसीलिए हम इसे दंत्य कहते हैं। तो ये होता है त, थ, द, ध, न। आगे प वर्ग ओष्ठ। आप देखेंगे कि दोनों ही होंठ हमें यहाँ पे गोल रखने पड़ते हैं, फिर होंठों से ही ध्वनि गोल आकृति में बाहर को निकलती है। तो प वर्ग को ओष्ठ इसे संस्कृत में कहा जाता है तथा ओष्ठ इसे हिंदी में कहा जाता है। तो प वर्ग है प, फ, ब, भ, म। आगे मैंने आपको यहाँ पे जो वर्गीकरण दिया है ये दिया है तालु, जो हमारे आपको बताया था मैंने पहले भी कि संयुक्त क्षमा चाहूँगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान होता है ये अलग अलग होता है थोड़ा सा। तो उच्चारण स्थान में सबसे पहले देखेंगे हम अंतस्थ तथा ऊष्मीय या फिर ऊष्म व्यंजन जो होते हैं इनका जो उच्चारण स्थान होता है इसको भी देख लेते हैं। यह है तालु। तालु से सबसे पहले श और उच्चार आपका अंतस्थ में आएगा य। ऐसे ही वात्स्य। वात्स्य इसे इसलिए कहा जाता है दांत और मसूड़ों दोनों से ही इनकी ध्वनि निकलती है। श, र, ल। तो इनकी आप जब ध्वनि देखेंगे तो ये मसूड़ों से भी प्राणवायु टच होकर बाहर आती है, इसलिए इसे वात्स्य कैटेगरी में रखा गया है। तो आगे आप देखेंगे दंत्य ओष्ठ। दंत्य ओष्ठ में आप देखेंगे ऐसे वर्ण जिनको हमें बोलने में होठों के साथ हमारी जीभ दांत को भी टच करती है, तो उन्हें हम दंत्य ओष्ठ कहते हैं। तो इसमें व आता है, आपको लगेगा व बोलने में जीभ हमारे दांत को टच करेगी और हमारे जो
होंठ होंगे वो राउंड होंगे वो। आगे मूर्धन्य, मूर्धन्य में होता है श। स्वतंत्र, स्वरतंत्र कंठ के पास से जो निकलते हैं इन्हें हम बोलते हैं ह। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण नासिकीय। सबसे पहले हमारा होता है अघोष, फिर उसके बाद होता है सघोष। और सब औ पहले आता है वर्णमाला में, तो आप इसे याद ऐसे रख सकते हैं। औ पहले आता है तो अल्प अघोष आपका पहले आएगा, अल्प प्राण आपका पहले आएगा। ऐसे ही अघोष फिर अघोष होगा और फिर अघोष महाप्राण वाले सारे शब्द होंगे, सारे हमारे वर्णमाला के अक्षर होंगे। आगे आप ऐसे देखेंगे सघोष, औ के बाद आएगा। अगर जो आप वर्णमाला में देखेंगे तो सौ औ के बाद आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सघोष, सघोष में भी अल्प प्राण और इसमें महाप्राण, फिर सघोष अल्प प्राण नासिकीय। तो गाइस इसके आगे इनको याद कैसे करना है, इसका एक ईजीएस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप इसको ध्यान रखिएगा और ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर करेगा। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी डीपली क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा, आपका यहाँ से 1 नंबर ज़रूर बनेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने एक तरफ अघोष लिखा है, दूसरी तरफ सघोष और ब्रैकेट में घोष। तो अघोष में मैंने लिखा है 1 और 2, सघोष में मैंने लिखा है 3, 4, 5। नीचे मैंने लिखा है अल्प प्राण, अल्प प्राण में लिखा है 1, 3, 5, महाप्राण में 2 और 4। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत जो इजी तरीका होता है सीखने का, ये आपको बता देता हूँ। अगर जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई आपने देखा होगा, जो हमारे यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और उसमें जो व्यंजन होते हैं उनको हम कैसे अघोष और सघोष में लिखेंगे और अघोष और सघोष का कैसे पता लगाएंगे कौन सा व्यंजन अघोष है सघोष है, ये उसके लिए ट्रिक है। बाकी अघोष और सघोष में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी वर्ग का जो पहला दूसरा होगा वर्ण होगा, ये आपके वर्ण आएंगे अघोष के अंदर। पहले अल्प प्राण आएगा फिर महाप्राण आएगा, ऐसे ही उसके बाद के जो 3 होंगे वो होंगे आपके सघोष। सघोष में आपका पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण और फिर अल्प प्राण। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इसे लर्न करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम आएगी आपको अंतस्थ व्यंजन का स्थान ढूंढने में और ऊष्मीय व्यंजनों का स्थान ढूंढने में। तो गाइस आप ये डायग्राम देख सकते हैं, मैंने इसको इस तरीके से बनाया। जो य, र, ल, व हैं ये सारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन आएंगे सारे अल्प प्राण के अंदर और अल्प प्राण में भी आएंगे सघोष के अंदर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपने देखा होगा, ये यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली होगा। आप पहले अघोष फिर सघोष, अल्प प्राण नीचे लिख दीजिएगा। अल्प प्राण में भी आपको उनका सीक्वेंस पता है, सारे और जो नंबर होते हैं सारे ऑड नंबर होते हैं। महाप्राण आपकी इवन नंबर में आएंगे और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आप अगर जो सघोष अल्प प्राण के अंदर अंतस्थ व्यंजनों को रखते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके सभी य, र, ल, व ये सारे फिट बैठ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपका जब ऊष्मीय व्यंजन की बारी आती है, ऊष्म व्यंजन की बारी आती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सारे ये जो होंगे महाप्राण में होंगे और महाप्राण में अघोष के अंदर होंगे। तो गाइस इसमें आप ऊष्मीय व्यंजन में मैंने हाफ ब्रेक एक साइड से लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर जो हम पहले तीनों को छोड़ देंगे, अगर जो आप यहाँ पे जो मैंने महाप्राण के नीचे ऊष्मीय व्यंजन लिखे हैं 3, अगर जो आप यहाँ पे हा को भी ऐड कर देंगे तो वो अघोष के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर जो आप इन दोनों को पीछे वालों को जोड़ेंगे तो वहाँ से हा बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा हा वर्ण है ये हमारा सघोष है और महाप्राण है। आगे आपको मैंने आगत या फिर विदेशीय व्यंजन बताए थे, ऐसे व्यंजन जिनके नीचे हम नुक्ता का इस्तेमाल करते हैं। नुक्ता एक बिंदी होती है और ये ज़्यादातर उर्दू फारसी लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती है। तो आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर पूरा कंप्लीट वॉच करेंगे। और साथ ही आप लोगों ने अभी तक जो भी मुझे सपोर्ट किया इसके लिए आप लोगों का बेहद बेहद धन्यवाद। और कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी वीडियो जो है वो शॉर्ट रखिए,
तो गाइज़ ऐसा है कि अगर जो वीडियो शॉर्ट होगी तो उसमें आप देखेंगे कि नॉलेज उतना आपको नहीं मिल पाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि शॉर्ट वीडियो रखेंगे तो उसमें नॉर्मली मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, तो ट्रिक के माध्यम से काम नहीं चल पाएगा, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम निकालना है तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।